नमस्कार। मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी राजनीति विज्ञान की प्रश्न श्रृंखला 6 को लेके उपस्थित हूँ। यह प्रश्न श्रृंखला जैसा कि आप जान रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रख के हम संचालित कर रहे हैं। और आज इस प्रश्न श्रृंखला में हम अरस्तु पर प्रश्नों को कराएंगे और अरस्तु पर हम आज 15 प्रश्न भाग 1 अरस्तु भाग 1 में 15 प्रश्न कराएंगे, भाग 2 में फिर 15 प्रश्न कराएंगे। इस तरह अरस्तु पर इस श्रृंखला के जो कई भाग हम जारी करेंगे, कई भाग के वीडियो जारी करेंगे, उस पर हम हर भाग में हर वीडियो में 15-15 प्रश्न आपको हल कराते रहेंगे। तो आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? अरस्तु का जन्म कब हुआ था? और विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प ए दिया गया है 347 ईसा पूर्व, विकल्प बी है 384 ईसा पूर्व, विकल्प सी है 322 ईसा पूर्व और विकल्प डी है 284 ईसा पूर्व। तो अरस्तु का जन्म कब हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या है? 384 ईसा पूर्व। 384 ईसा पूर्व में एथेंस के मैसेडोनिया नगर राज्य के स्टेगिरा नामक स्थान पर अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। और 347 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इस समय प्लेटो की मृत्यु हुई। ये प्लेटो की मृत्यु का समय दिया गया है 347 ईसा पूर्व और 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हुई थी 62 वर्ष की अवस्था में। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी और उसका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है डी। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 में अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? और विकल्प क्या दिए हैं? ए एथेंस, बी स्पार्टा, सी मैसेडोनिया और डी इनमें से कहीं। तो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात के समय यूनान में 3 प्रमुख नगर राज्य थे, एथेंस, स्पार्टा और मैसेडोनिया। एथेंस में सुकरात और प्लेटो का जन्म हुआ था। सुकरात और प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। लेकिन मैसेडोनिया में अरस्तु का जन्म हुआ था और अरस्तु शिक्षा प्राप्त करने के लिए एथेंस आया था। एथेंस में प्लेटो ने एक विद्यालय शुरू किया था एकेडमी नाम से। प्लेटो का विद्यालय एकेडमी नाम से शुरू हुआ था, जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसी यूरोप के पहले विश्वविद्यालय अर्थात प्लेटो के विद्यालय एकेडमी में पढ़ने के लिए अरस्तु एथेंस आया था। लेकिन अरस्तु का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, उसका जन्म एथेंस में नहीं हुआ था। और एथेंस में सुकरात और प्लेटो दोनों का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरस्तु का जन्म हुआ था मैसेडोनिया में, विकल्प सी। इसके बाद हम फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है अरस्तु की मृत्यु कब हुई थी? और विकल्प क्या दिए गए हैं? 399 ईसा पूर्व, विकल्प बी है 347 ईसा पूर्व, विकल्प सी है 322 ईसा पूर्व और विकल्प डी है उसकी मृत्यु का समय अज्ञात है। तो वास्तव में अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी 62 वर्ष की आयु में। अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में और 62 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। 399 ईसा पूर्व में सुकरात की मृत्यु हुई थी। 399 ईसा पूर्व में सुकरात की मृत्यु हुई थी और 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई थी। प्लेटो की मृत्यु हुई थी और 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। आपसे प्रश्न यही पूछा गया है, अरस्तु की मृत्यु कब हुई?
322 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। और अब इसके बाद हम देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 4। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। अरस्तु ने एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम था। विकल्प ए एकेडमी, विकल्प बी लीशियम, विकल्प सी पीथियास और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्लेटो ने एक विद्यालय स्थापित किया था, उसी तरह से अरस्तु ने भी एक विद्यालय स्थापित किया। प्लेटो ने जो विद्यालय स्थापित किया था उसका नाम था एकेडमी, और अरस्तु ने जिस विद्यालय की स्थापना की उसका नाम था लीशियम। यह लीशियम विद्यालय उसने एकेडमी के पास में ही शुरू किया था, और पीथियास अरस्तु की पत्नी का नाम था। ये किसी विश्वविद्यालय या किसी विद्यालय का नाम नहीं था, बल्कि अरस्तु की पत्नी का नाम था। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है अरस्तु ने एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम था, क्या नाम था? लीशियम, विकल्प बी। और इसके बाद में हम फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। देखते हैं 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। अरस्तु ने लीशियम नामक विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? और विकल्प क्या है? ए एथेंस में, बी मैसेडोनिया में, सी स्पार्टा में और डी इनमें से कहीं। तो वास्तव में अरस्तु ने लीशियम नामक विद्यालय की स्थापना एथेंस में की, क्योंकि वह एथेंस में शिक्षा ग्रहण करने आया था। उसका जन्म तो मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन वो एथेंस में प्लेटो के विद्यालय एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करने आया। और जब प्लेटो का निधन हो गया उसके बाद उसने एकेडमी के पास ही लीशियम नामक विद्यालय की स्थापना की थी। तो आपको जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए एथेंस। और अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है। विश्व के पहले ज्ञान कोश की रचना किसने की? विकल्प ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी मैकियावेली और डी कौटिल्य। इसका सही आंसर है बी अरस्तु। अरस्तु ने विश्व के पहले ज्ञान कोश की रचना की। वास्तव में जब वह प्लेटो के पास पढ़ रहा था एकेडमी में, उसके बाद उसने अपना एक विद्यालय खोला, लीशियम नाम का विद्यालय खोला। और लीशियम नाम के विद्यालय में उसने 3 कार्य किए थे। क्या किया उसने? एक पुस्तकालय की स्थापना की, एक पुस्तकालय की स्थापना की, एक संग्रहालय की स्थापना की, एक संग्रहालय की स्थापना की, और विश्व के पहले ज्ञान कोश की रचना। लीशियम नामक विद्यालय की स्थापना की उसने, और इस विद्यालय में उसने एक पुस्तकालय बनाया, एक संग्रहालय बनाया, और यही अध्यापन का कार्य करते हुए उसने विश्व के पहले ज्ञान कोश की रचना की। इस पुस्तकालय में उसने उस समय की प्रमुख पुस्तकों का संग्रह किया था। उस काल की जो प्रमुख पुस्तकें थीं, पुस्तकों का उसने संग्रह किया, पुस्तकों का संग्रह किया था उसने यहाँ पर। और जो संग्रहालय की स्थापना की थी, यहाँ पर उसने उस समय के जो मानचित्र थे उन मानचित्रों का उसने संग्रह किया था, मानचित्रों का संग्रह किया। इस तरह से लीशियम नामक विद्यालय बनाया, यहाँ अध्ययन अध्यापन का कार्य किया, और इसी विद्यालय में उसने एक पुस्तकालय बनाया, वहां पर उसने ढेर सारी पुस्तकों का संग्रह किया, और एक संग्रहालय बनाया जहां पर मानचित्रों का संग्रह किया। इसके साथ ही उसने विश्व के पहले ज्ञान कोश की रचना की। और प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है, विश्व के पहले ज्ञान कोश की रचना किसने की? इसका सही उत्तर होगा बी अरस्तु।
और अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु किसने कहा? अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु किसने कहा है? और विकल्प क्या है? ए रूसो, बी बार्कर, सी मैक्सी और डी दांते। तो अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु दांते ने कहा है। दांते ने अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु कहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी दांते। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? अरस्तु ने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग कितने ग्रंथ लिखे? अरस्तु ने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग कितने ग्रंथ लिखे? विकल्प ए है 36, विकल्प बी है 38, विकल्प सी है 158 और विकल्प डी है 400। तो वास्तव में अरस्तु ने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 400 ग्रंथ लिखे। कुल उसने लगभग 400 ग्रंथ लिखे थे और 36 ग्रंथ लिखे थे प्लेटो ने। प्लेटो ने अपने पूरे जीवन काल में 36 ग्रंथ लिखे थे प्लेटो ने। और 158 क्या है? अरस्तु ने जब अपना ग्रंथ लिखा था पॉलिटिक्स जब लिखा था, तो इस पॉलिटिक्स को लिखने के पहले उसने विश्व के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसने अपना ग्रंथ पॉलिटिक्स लिखा था। लेकिन उसने अपने जीवन काल में लगभग सभी विषयों पर, अधिकांश विषयों पर वह ग्रंथ लिखता है और लगभग 400 ग्रंथ उसने लिखे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लगभग 400। और अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न में क्या पूछा गया है? एथेंस का संविधान किसने लिखा? एथेंस का संविधान किसने लिखा? इसका सही उत्तर है अरस्तु ने। अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 400 ग्रंथ लिखे। उनमें से एक ग्रंथ था एथेंस का संविधान। और विकल्प में क्या दिया गया है? ए सिफालस, बी पोलीमार्कस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरस्तु। सिफालस और पोलीमार्कस कौन है? ये दोनों सोफिस्ट विचारक हैं। ये दोनों सोफिस्ट विचारक हैं और इन दोनों ने न्याय का परंपरावादी सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत का खंडन प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में करके अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वस्तुतः ये सिफालस और पोलीमार्कस दोनों पिता पुत्र हैं। सिफालस न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का पिता है और ये पोलीमार्कस का भी पिता है। पोलीमार्कस सिफालस का ही पुत्र है और पोलीमार्कस ने सिफालस के न्याय सिद्धांत में कुछ संशोधन किया है, लेकिन दोनों का न्याय सिद्धांत परंपरावादी न्याय सिद्धांत कहलाता है। तो सिफालस और पोलीमार्कस वास्तव में सोफिस्ट विचारक हैं और एथेंस का संविधान लिखा था अरस्तु ने। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अरस्तु। और अब इसके बाद देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? अरस्तु के चिंतन पर अन्य कारकों के अतिरिक्त काल या समय का भी प्रभाव पड़ा। यह निम्नलिखित में से किस तथ्य से स्पष्ट होता है? और 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए क्या है? उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। डी है वह कानून पर आधारित राज्य का समर्थन करता है। सी वह स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचा मानता है। और डी उपर्युक्त सब। तो वास्तव में हर वैज्ञानिक पर, हर विद्वान पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है और अरस्तु के चिंतन पर भी कई बातों का, कई लोगों का प्रभाव पड़ा, जिनमें से 3 मुख्य प्रभाव अरस्तु के चिंतन पर दृष्टिगोचर होते हैं। वो क्या क्या है? अरस्तु के चिंतन पर प्रभाव, 3 मुख्य प्रभाव कौन कौन से? पहला प्लेटो का प्रभाव। प्लेटो का प्रभाव था उस पर, उसके चिंतन पर प्लेटो का प्रभाव था। दूसरा पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव।
पैतृक पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव, और तीसरा था काल या समय का प्रभाव, समय का प्रभाव, काल या समय का प्रभाव था। तो वास्तव में इन तीनों प्रभावों से उसके चिंतन में अलग अलग तरह के विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे प्लेटो का प्रभाव उस पर किस तरह का दिखाई देता है, वह प्लेटो के साथ में कुल 20 वर्ष रहा, 367 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। कब तक रहा? 367 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक प्लेटो के साथ वह रहा। और प्लेटो ने अपने जीवन काल में अंतिम ग्रंथ जो लिखा था वह कौन सा लिखा था? द लॉज नामक ग्रंथ लिखा था। और इस द लॉज नामक ग्रंथ में प्लेटो ने कानून पर आधारित राज्य की बात की थी। प्लेटो का जो यथार्थवादी राज्य है, जो विधि आधारित है, कानून आधारित है, उसका उल्लेख प्लेटो ने अपने ग्रंथ द लॉज में किया। और द लॉज का प्रभाव अरस्तु पर बहुत अधिक पड़ा। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि प्लेटो के किस ग्रंथ का प्रभाव अरस्तु पर सबसे अधिक पड़ा? वह था द लॉज, क्योंकि इसकी रचना जिस समय हो रही थी उस समय प्लेटो के पास अरस्तु शिक्षा ग्रहण करने के लिए रहता था। तो इसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? विकल्प बी में दिखाई देता है। वह कानून पर आधारित राज्य का समर्थन करता है। ये प्लेटो का प्रभाव दिख रहा है, ये प्लेटो का प्रभाव दिख रहा है कि कानून पर आधारित राज्य का समर्थन कर रहा है, ये प्लेटो का प्रभाव दिख रहा है उस पर। और उसके बाद दूसरा क्या था? पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव। वास्तव में अरस्तु के पिता से वे मैसेडोनिया के राजा के चिकित्सक थे। इसी कारण अरस्तु का पूरा जो दृष्टिकोण हुआ वह वैज्ञानिक हो गया। अर्थात जो विकल्प ए में है उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। ये उस पर पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव था, पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव था उस पर। उसके पिता चिकित्सक थे, इसलिए उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो गया। लेकिन काल का प्रभाव या समय का प्रभाव क्या था? अरस्तु के समय यूनान में महिलाओं का स्थान पुरुषों से नीचा माना जाता था, और अरस्तु के चिंतन पर उस समय का यह प्रभाव दिखाई दिया। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि महिलाएं वास्तव में अल्प बुद्धि होती हैं, और इसीलिए उसने महिलाओं का, स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचा माना। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है? अरस्तु के चिंतन पर अन्य कारकों के अतिरिक्त काल या समय का भी प्रभाव दिखाई देता है। यह किस तथ्य से स्पष्ट होता है? विकल्प सी में दिए गए तथ्य से स्पष्ट होता है। क्या है विकल्प सी में? वह स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचा मानता है। यह विकल्प सी में दिया गया है, और इससे स्पष्ट होता है कि उस पर काल का प्रभाव दिखाई देता है। उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, यह उसके पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव है, और वह कानून पर आधारित राज्य का समर्थन करता है। यह प्लेटो का प्रभाव है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प सी। और इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? अरस्तु प्रज्ञा का साकार रूप है, यह कथन किसका है? अरस्तु प्रज्ञा का साकार रूप है, यह कथन किसका है? और विकल्प में क्या दिया गया है? ए दांते, बी मैक्सी, विकल्प सी बारकर, और विकल्प डी इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से किसी का नहीं, क्योंकि यह कथन वास्तव में प्लेटो का है। यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो कहता है कि अरस्तु प्रज्ञा का साकार रूप है, और इसमें विकल्प में प्लेटो नहीं दिया गया है, बल्कि विकल्प डी में क्या है? इनमें से किसी का नहीं, अर्थात इन तीनों का नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से किसी का नहीं, क्योंकि यह कथन प्लेटो का है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक कहा? और विकल्प क्या है? ए मैक्सी, बी बारकर, सी प्लेटो, और डी दांते। तो अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक मैक्सी ने कहा। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक क्यों कहा?
क्योंकि अरस्तु की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है और अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया है। इस कारण अरस्तु को मैक्सी ने प्रथम वैज्ञानिक कहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, मैक्सी। और अब हम इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है? इसमें एक कथन दिया गया है और पूछा गया है यह कथन किसका है? क्या कथन है? अरस्तु घोड़ी के उस बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीकर उसे ही लात मारता है। यह कथन किसका है? और विकल्प दिए गए हैं 4। ए, सेबाइन, बी, डनिंग, सी, मैक्सी और डी, प्लेटो। तो यह कथन वास्तव में प्लेटो का है। प्लेटो अरस्तु की आलोचना करता है और कहता है कि यह घोड़ी के उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ का दूध पीकर उसे ही लात मारता है। प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अरस्तु ने प्लेटो की आलोचना की है, उसके सिद्धांतों की आलोचना की। इस कारण कभी कभी प्लेटो उससे नाराज हो जाया करता था और उसने उसके बारे में यह कथन कहा था कि वह घोड़ी के बच्चे की तरह है जो कि अपनी माँ का दूध पीकर उसी को लात मार देता है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्लेटो। और अब इसके बाद देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? अरस्तु ने अपने विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया? ए, एक पुस्तकालय की स्थापना, बी, एक संग्रहालय की स्थापना, सी, उपर्युक्त दोनों और डी, दोनों में से कोई। तो सबसे पहले हम क्या जाने, अरस्तु ने अपने विद्यालय में कौन से कार्य किए? तो अरस्तु का विद्यालय का नाम क्या था? लीशियम। उसने एथेंस में प्लेटो के विद्यालय एकेडमी के निकट अपना एक विद्यालय खोला, लीशियम। और इस लीशियम नामक विद्यालय में उसने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और 3 और कार्य किए। कौन कौन से? एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें उसने उस समय की ढेर सारी पुस्तकों का संग्रह किया। दूसरा, एक संग्रहालय की स्थापना की। इस संग्रहालय में उसने उस समय के सभी मानचित्रों को लाकर रखा, इकट्ठा किया। और तीसरा क्या किया उसने? विश्व के पहले ज्ञान कोश की रचना। ये 3 कार्य उसने अपने विद्यालय लीशियम में अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त किए थे। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? अपने विद्यालय में उसने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया? पुस्तकालय की स्थापना की, ये सच है, और एक संग्रहालय की स्थापना की, ये भी सत्य है। अर्थात विकल्प सी में क्या दिया गया है? उपर्युक्त दोनों। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त दोनों कार्य उसने किए। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों। और अब हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो आज के अंतिम प्रश्न 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें 2 कथन और कारण का प्रश्न है। एक कथन है, एक कारण है, और उसके बाद 4 विकल्प हैं। विकल्प ए में क्या है? कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। विकल्प बी है, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है, कथन सत्य है, कारण असत्य है। और विकल्प डी है, कथन असत्य है, कारण। क्या पूछा गया है? कथन और कारण में क्या दिया गया है? कथन है, दांते अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु कहता है। और कारण क्या है? अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 400 ग्रंथ लिखे। इस तरह के प्रश्न जब आते हैं कथन कारण के, तो इस तरह के प्रश्नों को यदि विद्यार्थी हल कर देता है तो निश्चित रूप से वह और विद्यार्थियों की तुलना में एक प्रश्न आगे हो जाता है। इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों में तथ्यों की जानकारी होना तो आवश्यक है ही है, उसके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसका क्या कारण है उन तथ्यों का, यह भी जानना जरूरी है। तो ऐसे प्रश्नों में
हम क्या देखते हैं, अगर दोनों में से, कथन और कारण में से केवल एक सत्य है तो जो विकल्प दिया रहता है सी और डी में से, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। सी और डी में से जो भी विकल्प सही दिखता है उसको हम लगा देते हैं, जो सत्य है जो असत्य है उसके आधार पर हम चुनाव कर लेते हैं। लेकिन अगर कथन और कारण दोनों सत्य हैं तो प्रश्न कुछ कठिन हो जाता है और इसमें हमें फिर यह पता करना होता है कि व्याख्या है कि नहीं। तो यहां अगर हम तथ्यों के सही कारण जानते हैं, उसका सही कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर लेते हैं, अन्यथा ऐसे प्रश्नों को करने में हमें कठिनाई का अनुभव जरूर होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जबकि कथन और कारण दोनों सत्य हो तब हमें क्या करना है, हम पहले कथन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्योंकि लगाएंगे, फिर कारण को पढ़ेंगे। पहले कथन को पढ़ेंगे, फिर क्योंकि लगाएंगे, फिर कारण को पढ़ेंगे। अगर यह क्योंकि संतुष्ट हो गया तो फिर व्याख्या है, और क्योंकि संतुष्ट नहीं हुआ तो व्याख्या नहीं। अर्थात इसका सही कारण ये है कि नहीं है, यह पता करने के लिए हमें क्योंकि लगाना है, और अगर यह क्योंकि संतुष्ट हो जाता है, इसका सही कारण यह दिख रहा है, तो वह उसकी व्याख्या है, और अगर उसका सही कारण नहीं दिख रहा है तो वह उसकी व्याख्या नहीं है। तो इस प्रश्न में हम पढ़ते हैं, दांते ने अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु कहा था। बिल्कुल सच है यह, और उसने ज्ञानियों का गुरु क्यों कहा था, क्योंकि अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 400 ग्रंथ लिखे थे। यह भी सच है, और उसके 400 ग्रंथ लिखने के कारण ही दांते ने उसको ज्ञानियों का गुरु कहा था। तो यह क्या है, दांते ने अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु कहा। क्यों कहा, क्योंकि अरस्तु ने अपने जीवन काल में 400 ग्रंथ लिखे, इसी कारण कहा। अर्थात इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्यों व्याख्या है, क्योंकि दांते ने उसको ज्ञानियों का जब गुरु कहा है वह इसी कारण कहा है, उसका सही कारण यही है, 400 किताबें लिखना, 400 ग्रंथ लिखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह अरस्तु पर आज के 15 प्रश्न, और अगले वीडियो में हम अरस्तु भाग 2 पर फिर 15 प्रश्न लेकर आएंगे। उन प्रश्नों का हम हल बताएंगे, साथ ही उन पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाएंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिसका लाभ आपको परीक्षा में निश्चित रूप से होगा। और अगर आपको हमारी यह प्रश्न श्रृंखला, हमारे ये प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, और इस पर आप अपने कमेंट अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप उसका लाभ ले सकें। तो शेष अगले वीडियो में अगले 15 प्रश्न अरस्तु पर, और अगर आपको हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इन नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी मांग। तो अगले वीडियो में हम अरस्तु पे 15 प्रश्न फिर लेके आते हैं। धन्यवाद।